अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24। उम्मीद है आप जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। आजकल मौसम चूँकि मानसून का शुरू हो चुका है और बारिशें पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से हैं और आपके इलाके में बारिशों की क्या सूरत हाल है। इस मौसम में अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत ख्याल रखें, बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और बुज़ुर्गों का भी बहुत एहसास करें। नावल शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा क्योंकि नो डाउट ये नावल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हर एक चाँद की अपनी धज थी, हर एक चाँद का अपना रूप, लेकिन ऐसा रोशन रोशन हंसता बातें करता चाँद, जग के चारों कूट में घूमा, सैलानी हैरान हुआ। इस नगरी के, इस कूचे के, इस आंगन में ऐसा चाँद। आज फिर उसे इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हरियाली राहदारी के आखिरी सिरे पे नस्ब उसकी मखसूस बेंच पर गुलाबी रंग का खूबसूरत लफ्ज़ों से सजा एक रुक्का मिला था। सुबह का इतना हसीन आगाज़ अब उसकी रूटीन का हिस्सा बन चुका था। पिछले कुछ माह से उसे रोज़ ही ऐसे ही रंगीन कागज़ों पर लिखी बेहतरीन नज़में और गज़लें मौसूल होती थीं। उसने हस्बे आदत निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई। वो कहीं नहीं था, और अगर था भी तो उसकी नज़रों से ओझल होने का फ़न जानता था। वो दिल से मुस्कुराई और पर्चा बैग में ठूँस लिया। ऐसा नहीं था कि उसे मालूम नहीं था कि वो कौन है। वो रोज़ उससे मिलती थी। वो साथ फजल था, उसका क्लासमेट, उसके डिपार्टमेंट का सबसे सरगर्म और मुतहरिक स्टूडेंट, बोलने और लिखने के फ़न में माहिर। वो भी और सब की तरह उससे पहले दिन ही मुतासर हो गई थी। वो दरमियाने कद का खूबसूरत कद व खाल का हामिल शख्स था, जाज़िब नज़र था, खुश लबासी उसकी इजाफी खूबी थी। मगर उसे कब से वानिया तारिक में दिलचस्पी महसूस होने लगी, वो जान ही ना पाई थी। उकदा तब खुला जब उसे बेनाम रुक्के मौसूल होने लगे, बस पुर असर शायरी वाले, और वो इतनी बेवकूफ़ तो ना थी कि साथ फजल की लिखाई न पहचानती, जिसके हाथों से लिखे चार्ट सारे डिपार्टमेंट की जीनत बने रहते थे। वो क्या, कोई भी जान सकता था कि ये शायरी उसे साथ फजल भेजता था। फिर एक दिन वो खुद उसके रूबरू आ गया था। वो उसकी सालगिरह का दिन था। बेंच पर एक खूबसूरत बुके के हमरा दिलकश पैकिंग में कोई तोहफा उसका मुंतज़िर था, और उसके ऊपर चिट लगी थी, आज तुम्हारी सालगिरह है, देखो हमको याद है ना। वानिया ये सुनकर गुलाब हो गई। हम किसी के लिए अहम हैं, ये एहसास ही कितना खुशकुन होता है। वह चीज़ें उठाकर पलटी तो वो ऐन उसके पीछे खड़ा था। खुशबू का एक झोंका वानिया की सांसें मुअत्तर कर गया। वाइट शर्ट पर कैमल कलर की जीन्स पहने अपने छोटे बालों वाले हेयर स्टाइल में वो जच रहा था। खैर, उसकी मुस्कुराहट वानिया का दिल अथल पथल कर गई। आज चोरी पकड़ी गई, वो बेसाख्ता बोला था। वानिया ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई भी मुतवज्जा ना था। मैं भी सोचूं कि कौन रोज़ आकर मेरे नोट्स चुरा कर ले जाता है, जो मैं एक बहुत ही प्यारी फूलों जैसी नाजुक और मासूम सी लड़की के लिए लिख कर रखता हूँ। वो बदस्तूर उसे नज़रों की गिरफ्त में लिए कह रहा था। वानिया ठीक ठाक कंफ्यूज हो गई, साथ ही ये हद तक कि वो सब कुछ जो उसने महसूस किया वो किसी और के लिए था। उसकी आंखें यकायक भर आईं। खामोशी से गिफ्ट और फूल वापस रखकर वो जाने के लिए मुड़ी। आई एम सॉरी, वो मनमनाते हुए उसे क्रॉस करने लगी, जब नामहसूस अंदाज में उसकी कलाई पर किसी ने गिरफ्त की। उसके आंसू छलक कर गालों पर फैलने लगे। शुक्रिया तो अदा कर दो बेमुरवत लड़की, बेनाम नज़में समझ में आती हैं, इन आंखों का वाज़ह पैगाम समझ में नहीं आता। वो उसे अपने सामने करते हुए कहने लगा। आँच देता लहजा वानिया ने हैरान निगाहें ऊपर उठाईं तो उसके वारफ्ता अंदाज के सामने ज़्यादा देर तक न सह सकी। मेरा हाथ छोड़ दो, उससे और कुछ न कहा गया। पहले कहो तुमने मुझे माफ़ किया। वो बज़िद था। माफ़ी क्यों? उसने फिर नज़रें उठाईं। तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें रुला दिया मैंने, सॉरी। बदस्तूर उसे नज़रों की गिरफ्त में लिए वो बोल रहा था। वानिया ठीक ठाक कंफ्यूज हो गई। साथ की ब्राउन आंखों की चमक वानिया की धड़कनें मुंतशिर करने लगी। इट्स ओके, उसने कहते हुए अपनी कलाई छुड़वा ली, साथ खुल के मुस्कुराया। ये सब हमारी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात की खुशी में। उसने फूल और गिफ्ट वापस वानिया को थमा दिए। और रहा बर्थडे गिफ्ट, तो ये पूरे का पूरा साथ फजल तुम्हारा। वो दोनों हाथ फैलाकर वानिया के आगे झुका। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सरप्राइज़! पता नहीं कहाँ से उसके क्लास फेलोज़ बरामद हुए और उन दोनों को घेरे में ले लिया। साथ हंसता हुआ सीधा हो गया, जैसे उनकी आमद से बाखबर था। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो सब कोर्स में गाने लगे। वानिया की कैफियत अजीब थी।
وہ کبھی سعد کو دیکھتی تو کبھی ان سب کو، کبھی ہنستی کبھی حیران ہوتی۔ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی راہداریاں ان سب کے کہکوں سے گونج اٹھی تھی۔ وہ ایک یادگار دن تھا جس کے بعد اس کا اور سعد کا حجاب ختم ہو گیا تھا۔ سارے ڈپارٹمنٹ کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں۔ سعد یوں ہی اسے روز نظمیں لکھتا اور خود غائب ہو جاتا۔ اس کی زندگی کے دن بہت حسین اور خوابگاہیں کیفیات میں گزرتی۔ اس کا یونیورسٹی سے واپس جانے کو دل ہی نہ چاہتا۔ گھر جا کر بھی وہ اور سعد میسج پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے۔ پڑھائی میں وہ ویسے بھی بس ٹھیک ہی تھی، اور یہ اس کی قسمت ہی تھی جو اس کا اکنامکس میں داخلہ ہو گیا تھا۔ فہد اس کا بھائی تو برملا کہتا تھا، اور اب تو سعد فضل کو پا کر وہ ویسے بھی اس سے آگے کچھ نہیں سوچ پاتی تھی۔ امی ہاؤس وائف تھی مگر گریجویٹ تھی۔ ابو نے M.Com کیا تھا۔ وہ ایک عرصہ بینکر رہے تھے مگر چند سالوں پہلے اپنی جمع پونجی سے ایک برانڈڈ اسٹور کھولا تھا جو اب خاصا پھل پھول گیا تھا۔ شہر میں 2 برانچز تھیں اور بہت چلتی تھیں۔ ابو ایک ریٹائرڈ بزنس مین کی طرح اپنے اسٹور سنبھالتے تھے۔ فہد بھی شام کو ساتھ ہوتا تھا۔ نوکر الگ تھے، انہیں مالی پریشانی کوئی نہیں تھی۔ جیا کا 3 ماہ پہلے پھوپھو جان کے بیٹے افراز بھائی سے نکاح ہو گیا تھا۔ فہد کے لیے بھی امی نے خالہ کی بیٹی معروف کو نظر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جیا کے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور انڈائریکٹلی امی نے جیا کو اس پر نظر رکھنے اور پرکھنے کی ذمہ داری بھی دے رکھی تھی۔ یعنی اگر وہ آئندہ سالوں میں ان کے معیار کے مطابق نکلتی ہے تو اسے اس گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ امی ابو کا اس بارے میں خاموش معاہدہ تھا۔ بہو امی کی پسند کی ہوگی کیونکہ عورت ہی عورت کو پرکھ سکتی ہے، اور داماد ابو کی پسند کے ہوں گے کیونکہ مرد کو پرکھنے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ سو افراز بھائی سراسر ابو کی پسند تھے، چونکہ سب انہیں بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، اور تکے میں اس کے نمبر آ گئے اور تکے میں ایڈمیشن ہو گیا، اور ایک تکا اور لگا لیں تو پاس بھی ہو جائے گی۔ وہ خود NED میں پڑھتا تھا، بے حد محنتی اور ذہین۔ وانیہ اس سے سال بھر بڑی تھی۔ ان دونوں سے بڑی جیا تھی۔ فارم D کے آخری سال میں تھی تو مجموعی طور پر وانیہ ہی سب سے نالائق تھی، جسے اپنی فیلڈ کی الف بے نہیں پتہ تھی۔ وہ بس امتحان میں پاس ہو جاتی تھی، اسے اتنی ہی غرض تھی۔ اس کے کوئی کیریئر پلانز نہیں تھے، اور پھوپھو کا جھکاؤ بھی امی نے کچھ سالوں پہلے محسوس کر لیا تھا، مگر جب تک انہوں نے باقاعدہ رشتہ نہیں دیا اور ابو نے افراز بھائی کی طرف سے تسلی نہیں کر لی، تب تک انہیں جواب نہیں دیا گیا۔ رہی وانیہ تو وہ قسمت سے اب تک فارغ تھی، اور خاندان میں سے کسی نے اس پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ اس کی وجہ کم از کم اسے تو یہی لگتی تھی کہ وہ پڑھائی میں باقی سب کی طرح ٹاپ رینک ہولڈر نہیں تھی۔ ان کا سارا خاندان اعلیٰ تعلیمی یافتہ تھا۔ اس کے سارے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھو اور تمام کزنز، یہ خاندان اعلیٰ قابلیت کے حامل لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک سے ایک اعلیٰ ڈگری ہولڈر، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی حد تک پڑھائی کے شوقین۔ ایسے میں وہ کہیں فٹ نہیں ہوتی تھی۔ میٹرک سائنس، انٹر کامرس، گریجویشن آرٹس اور اب ماسٹرز اکنامکس میں۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شاید اسے کچھ نہیں کرنا تھا۔ وہ کبھی کمپیوٹر سیکھتی تو کبھی بیکنگ، کبھی ناول پڑھتی، کبھی شاعری، کبھی سلائی کر لیتی تو کبھی پینٹنگ۔ اس کی کوئی فیلڈ نہیں تھی، وہ کسی کی نہیں تھی، اور شاید وہ سب کی تھی۔ اس غیر مستقل مزاجی کی بدولت وہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا سیکھ گئی تھی، مگر ان سب خپتی لوگوں میں اس کی پہچان کوئی نہیں تھی۔ وہ سب کے مذاق کا نشانہ بنتی، کوئی اس کا حال پوچھتا تو الفاظ نہیں ہوتے۔ اور وانیہ آج کل کیا شغل فرما رہی ہو؟ وہ گمسم ہو جاتی، بلا وجہ انڈر اسٹیمیٹ ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر آج کل خوبصورت وہی کہلاتا ہے جو اپنی خوبصورتی کو سنبھال سکے، نکھار سکے اور خود کو خوبصورت ظاہر کر سکے۔ اس جیسی سر جھاڑ منہ پھاڑ کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ایسے میں سعد فضل کی توجہ اسے معتبر کر گئی تھی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ یا خاندان والے اسے کیا سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا میں مست تھی، جہاں اسے اہمیت دینے والا، چاہنے والا، بھنورے کی مانند اس کے گرد چکر لگانے والا ایک شخص موجود تھا جو خود بھی بہت خاص تھا۔ اس دن وہ اور سامیہ کلاس کے بعد کیفے چلی گئی تھی۔ کھڑکی والی ٹیبل پر بیٹھ کے انہوں نے بریانی آرڈر کر دی تھی۔ صباحت اور عالیہ بھی آگے پیچھے آ کر ان کی ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ سب ادھر ادھر کی باتیں ڈسکس کر رہی تھیں جب سامیہ کی نظر کھڑکی سے باہر بوائز کیفے کی طرف جاتے سعد پر پڑی۔ اس نے بھی سامیہ اور وانیہ کو وہاں دیکھ لیا تھا۔ لو، آ گیا تمہارا انشا نام کا دیوانہ، سامیہ نے آواز بلند سے اسے چھیڑا۔ ان تینوں نے بھی بے ساختہ ادھر دیکھا۔ سعد وانیہ کو دیکھ کر مسکرایا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ وانیہ بھی مسکرا دی۔
वो कॉल करने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। ज़माने भर का फारिग और छिछोरा। सबाहत की कमेंट पर वानिया ने चौंक कर उसे देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो कहाँ से फारिग और छिछोरा हो गया? सामिया ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। फारिग ही है जब ही चीप हरकतें करता है। खतूत, शायरी एंड ऑल दी एंड। उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। अब कि आलिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुम्हारे लिए नहीं लिखता इसलिए? सबाहत ने अपना स्कार्फ बराबर करते हुए वानिया को घूरा। तकलीफ़? माय फुट। मैं थूकती भी नहीं ऐसी बेनाम बेरिश्ता थर्ड क्लास मोहब्बत पर। यही खुश होती होगी एक नामहरम के नाम से मशहूर होकर। उसने वानिया की ऐसी की तैसी करके रख दी थी और एक पल भी ठहरे बिना खड़ी हो गई। सबाहत प्लीज़ अपने ये लेक्चर अपने पास रखो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी दकियानूसी बातों में। सामिया ने शदीद बेमुरवती से उसे गोया फारिग किया। गलत फहमी है तुम्हारी कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ। जिसकी राहें रब सीधी ना करे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता सामिया बीबी। सबाहत अपनी बात मुकम्मल करके कुर्सी धकेलती हुई बाहर निकल गई। उसका खाना यूं ही टेबल पर पड़ा रह गया था। टू हेल विद। सामिया ने नखोद से मुंह फेरा। तुम क्यों अपसेट हो रही हो? खाना खाओ। उसकी आदत है बकवास करने की। आलिया ने वानिया को मुतवज्जा किया जो आंखों में आंसू भरे दाखिली दरवाजे को देख रही थी। वो चेयरमैन की बेटी है तो मतलब कुछ भी बोलेगी? उसे क्या हक पहुंचता है मेरे और साथ के रिश्ते पर सवाल उठाने का? वो रोते हुए कहने लगी। कैफ़े के पुरशोर माहौल में किसी को पता भी नहीं चला था कि वहाँ क्या हो गया था। सबाहत सफदर, उनके डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर सफदर आलम की बेटी थी। अपने होलिये से वो इकनॉमिक्स की कम इस्लामियात की स्टूडेंट ज़्यादा लगती थी। उसकी यहाँ सबसे बस सलाम दुआ ही थी। जिसके पास बैठ गई उसी से बातें कर लीं। आज वानिया के ग्रुप की शामत आ गई थी। ज़राए से पता चला था कि वो यूनिवर्सिटी टाइमिंग में इस्लामिक फैकल्टी भी जाती थी जहाँ कुछ दर्स वगैरह हुआ करते थे। सामिया का ख्याल था कि उसे अपने इस्लामी होने का घमंड था, इसीलिए हर वक्त ऐसे ही बातें करती रहती थी। वो तीनों बस नॉर्मल थी। सूट का मैचिंग दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया बहुत था। सामिया और आलिया इतनी तकल्लुफ़ भी नहीं करती थी। ऐसे में घेरदार अबाया और लंबे स्याह स्कार्फ वाली सबाहत नुमायाँ ही नज़र आती थी। वो पोजीशन होल्डर थी मगर वानिया समेत कोई भी उसे ज़हीन तस्लीम करने को तैयार ना होता था। वजह वही थी कि वो चेयरमैन की बेटी थी। डिपार्टमेंट में वो अपरची के नाम से मशहूर थी। थोड़ी देर उसकी बातों को डिस्कस करने के बाद वो तीनों ही उस पर लानत भेजकर अपने अपने घर के लिए निकल गई थी। मगर वानिया का मूड जो इस वक्त ख़राब हुआ तो रात को साथ फजल के मोहब्बत भरे पैगामात से ही बहाल हुआ था। उसने दानिस्ता तौर पर साथ से दोपहर वाली बात का जिक्र नहीं किया था। सबाहत की बातों की छन बहरहाल उसे अब तक महसूस हो रही थी। अगले दिन इतवार था। सुबह उसकी आंख साद की कॉल से खुली। वो वीडियो कॉल थी। कॉल अटेंड करते ही साद का मखमूर नींद से बोझल चेहरा उसके सामने आ गया था। वानिया मुस्कुरा दी। वो यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे उससे बात करने लगी। उसने पिंक टी शर्ट पर प्रिंटी ट्राउज़र पहना हुआ था। ये उसका स्लीपिंग सूट था। बाल खुले हुए तकिए पर बिखरे थे। गो उसने चादर सीने तक ओढ़ रखी थी मगर दुपट्टा तकिए के साइड में रोल हुआ पड़ा था। उसकी आंखों का रंग साद को हमेशा फैसिनेट करता था। कुछ सब्ज़, कुछ ब्राउन, लंबी घनी पलकें, गुलाबी रंगत, मासूमियत से पुर चेहरा, ब्राउन सिल्की बाल। उसमें हकीकतन कोई कमी नहीं थी। इस वक्त वो मुख्तलिफ सी आंखें नींद के खुमार में डूबी गुलाबी गुलाबी सी हो रही थी। अपने बिस्तर पर लेटकर उससे बातें करती हुई वो साथ का ज़ब्त आजमा रही थी। ऐसा लग रहा है वानिया कि तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर लेटी हो और मैं तुम्हें यूं ही देख रहा हूँ। वो बेसाख्ता कह बैठा। उसके लहजे की तपिश वानिया का लहू गरमा गई। उसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। कमरे में वो अकेली थी। जिया कब की उठकर बाहर जा चुकी थी। उसने गौर किया तो वाकई ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वो दोनों तन्हा इसी तरह मौजूद हैं। उधर साद अपने बिस्तर पर आड़ा तिरछा पड़ा था, उधर वानिया। बीच में बस ये स्क्रीन ही तो थी। जी करता है हाथ बढ़ाऊं और तुम्हें अपने पास खींच लूं। साद बहकने लगा था। वानिया का शर्म से बुरा हाल हो गया। साथ फजूल बातें मत करो, मैं जा रही हूँ बस। जिया उठ चुकी है, वो कभी भी आ जाएगी मुझे बुलाने। वो बज़ाहिर मुंह बनाकर बोली मगर दर हकीकत साद की बातों से उसके वजूद में फरेरी सी दौड़ गई थी। उधर साद का कहका बहुत बुलंद था जैसे वो बहुत इंजॉय कर रहा था। जाओ, माफ़ किया, तुम भी क्या याद करोगी। उसने बड़ी दरिया दिली से उसे इजाज़त दी। सुनो। वो उठने लगी तो वो फिर बोला,
हाँ, जवाब में साद ने स्क्रीन अपने लबों तक ले जाकर हटा दी। वानिया धक से रह गई। वहाँ से अब लाइन कट चुकी थी और अगर ये स्क्रीन बीच में ना होती तो वो खाली स्क्रीन को तकती रह गई। ऐसा अब तक हुआ नहीं था जब भी वो इतना महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें उसके काबू से बाहर थीं। उसका चेहरा अनजाने लम्स के एहसास से तप रहा था। वो थकी थकी सी बिस्तर से उठने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई साद के पहलू से उठकर आई है, पूर उसकी मोहब्बत में नहाकर। उसकी इन छोटे वजूद पर चूंटियाँ सी रेंगने लगी। उसके अंदाज में बेहद सुस्ती आ गई थी। अचानक जिया ने कमरे में कदम रखा। शुक्र है तुम खुद ही उठ गई, वरना मैं पानी का जग लेकर आने वाली थी। वानिया ने चौंक कर उसे देखा, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। बेइख्तियार किसी एहसास के तहत उसने पास पड़ा दुपट्टा अपने वजूद के गिर्द फैला लिया। क्या हुआ वानू, तबीयत ठीक है? ऐसे क्यों बैठी हो? जिया ने उसे बदस्तूर खामोश बैठे देखा तो वहीं चली आई। अब के वानिया को संभलना पड़ा। जिया उसका चेहरा खोज रही थी। वो कम ही इतनी मोहब्बत और नरमी से बात करती थी। सबसे बड़ी होने के सबब एक मखसूस रोब उसके मजाज का हिस्सा बन चुका था। तुम कितनी अच्छी लगती हो, इतने प्यार से बात करती हुई। अफराज भाई की सोबत का असर लग रहा है। वो उसे छेड़ती हुई बिस्तर से उठ गई। जिया ने हैरानी से अब्रू उचकाए। देखा, इसीलिए तुम लोगों को फ्री नहीं करती मैं, छिछोरे मजाक शुरू कर देते हो। वो अपने मखसूस अक्खड़पन में लौट आई। एवें छिछोरे मजाक? शौहर है वो तुम्हारे? वो वॉशरूम जाते जाते फिर बोली। जिया के चेहरे पर उसकी बात से एक नागवार तासुर उभरा। तुमने फिर ये शौहर बीवी जैसे अल्फाज बोले। तुम्हें कहा है ना, कवारी लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। जिया के अंदाज में एक तनबिया थी। हमारे घरानों में ये बेहुदा बात ही समझी जाती है। शादी से पहले शादी की बातें बेहुदगी ही समझी जाती हैं। मैंने कोई बेहुदा बात तो नहीं की। वानिया को बुरा लगने लगा। तुम अब फ़ौरन वॉशरूम में चली जाओ, मेरा नाश्ता भी ठंडा करवा दिया। वो फिर उसे लताड़ती हुई वापस चली गई और वानिया मुंह बनाती हुई वॉशरूम में घुस गई। शाम में अफराज भाई आए थे। वानिया नहा धोकर तैयार होकर लॉन्च में आई तो वो फहद के साथ सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अफराज भाई। वो उनको सलाम करने वहीं चली आई। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब से फहद से पूछ रहा था कि वानू किधर है। 1 महीने से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। पिछली बार भी आया था तो तुम अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हुई थी। वो हमेशा की तरह उससे बहुत शफ़क़त से मिले थे। उससे अफराज भाई बहुत अच्छे लगते थे। नरम मिजाज, खुश गुफ्तार, गुलाबी माइल, सफ़ेद रंगत, चॉकलेटी आंखें और गोल्डन ब्राउन बालों वाले अफराज भाई बिल्कुल बरतानवी लगते थे। फिर उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। वो खाने पीने में बेहद एहतियात करते थे। इसका असर उनकी फ़िटनेस में खूब नज़र आता था।